रसोई में तेज आवाजें आ रही हैं। पूरा परिवार इकट्ठा खड़ा है और सभी के चेहरे पर गुस्सा और हैरानी के भाव हैं। भाभी, आपने ये क्या किया? मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको रात में खाने में घी मिलाते हुए। हाँ हाँ, मैंने किया है। मैं 7 साल से इस घर की बहू हूँ। फिर अचानक संध्या आई और लगा जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं रही। हे भगवान, मैंने कितना गलत किया मेरी बच्ची संध्या के साथ। कहानी यहीं से शुरू होती है जब 3 महीने पहले संध्या इस घर में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। 2 महीने पहले की बात है। चैत्र का महीना था और संध्या अभी अभी ब्याह कर इस घर में आई थी। वो सबको खुश करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। मम्मी जी, आज मैं आलू गोभी बना रही हूँ। आप कैसे पसंद करती हैं? कोई खास चीज डालूं? बेटी, मैं तो हमेशा अच्छे मक्खन के साथ सब्जी खाती हूँ। तुम भी डालना, स्वाद बढ़ जाता है और पेट को भी अच्छा लगता है। जी मम्मी जी, मैं हमेशा याद रखूंगी। आपकी हर बात मानूंगी। कुछ देर बाद प्रीति भाभी रसोई में आई और मुस्कुराते हुए संध्या की तरफ देखने लगी। अरे संध्या, इतना मक्खन क्यों डाल रही हो यार? मैं तो बिना मक्खन के भी मजेदार खाना बनाती हूँ, सबको पसंद भी आता है। प्रीति बेटी, हर घर का अपना तरीका होता है, संध्या सीख जाएगी। तभी कविता रसोई में आई। वाह भाभी, आप दोनों तो कुकिंग टीचर बन गई हो। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता रहा। संध्या मन लगाकर काम करती और सभी खुश रहते। 1 महीना बीत गया था। धीरे धीरे परिवार में छोटे छोटे तनाव दिखने लगे थे। संध्या की पूरी मेहनत के बावजूद भी कुछ शिकायतें आने लगी थी। हाँ रीता, संध्या तो बड़ी अच्छी है यार, मेहनती भी है और सुंदर भी। बस खाना थोड़ा भारी बनाती है। पेट में कभी कभी जलन सी होती है, समझ नहीं आता क्यों। संध्या दूर कमरे से कपड़े तह कर रही थी और ये सब सुनकर दुखी हो गई। शाम को राजेश ने प्रीति से बात की। प्रीति, मम्मी कह रही थी कि खाना भारी लग रहा है, तुम संध्या को सिखाओ ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सिखाऊंगी। लेकिन सच कहूँ तो लगता है मम्मी जी को संध्या का खाना ही पसंद आता है आजकल। मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है। रात को प्रीति चुपके से रसोई में गई। बस थोड़ा घी और मिला दूंगी, कल मम्मी जी को पता चल जाएगा। वो चुपके से फ्रिज खोलकर बचा हुआ खाना निकालती है और उसमें 2-3 चम्मच अतिरिक्त घी मिला देती है। इस तरह 1 महीना और बीत गया। अब मम्मी जी रोज ही खाने की शिकायत करने लगती थी और संध्या दिन प्रतिदिन परेशान होती जा रही थी। अमित बेटा, मुझे लगता है कि संध्या का हाथ थोड़ा भारी है खाना बनाने में। पेट में जलन रहती है और कभी कभी सांस भी फूलती है। मम्मी, ये तो परेशानी की बात है। आप डॉक्टर को दिखा लीजिए एक बार, हो सकता है कुछ और बात हो, सिर्फ खाने की वजह से तो नहीं होगा। अरे, मैंने तो पहले ही कहा था ना मम्मी जी, मैं हमेशा कम तेल में खाना बनाती हूँ। हल्का फुल्का पाचन के लिए भी अच्छा होता है। अगले दिन दोपहर में संध्या बहुत उदास मन से कविता के कमरे में गई और उससे अपने दिल की बात कही। कविता, मैं समझ नहीं पा रही। मैं तो मम्मी जी के कहे अनुसार ही बनाती हूँ। भाभी, आप परेशान मत होइए, हो सकता है कोई और वजह हो। उसी रात करीब 2 बजे कविता को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए उठी। रसोई से हल्की सी आवाज सुनकर वो चौंक गई। वो रसोई की तरफ गई और देखकर हैरान रह गई। बस यही 2 चम्मच और, कल फिर मम्मी जी कहेंगी कि संध्या का खाना भारी है, तब सबको पता चल जाएगा कि मैं कितनी अच्छी बहू हूँ। ये क्या हो रहा है? प्रीति भाभी ये क्या कर रही हैं? अरे, ये तो बहुत गलत बात है। अमित भाई जल्दी उठिए। मैंने अभी अभी प्रीति भाभी को रसोई में बहुत अजीब काम करते देखा। क्या बात है कविता? मैंने प्रीति भाभी को खाने में कुछ मिलाते देखा है। तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, सो जाओ। अगली सुबह मम्मी जी डॉक्टर के पास गई
और जांच कराकर वापस आई। रिपोर्ट देखकर वो बहुत परेशान नजर आ रही थी। बच्चों, डॉक्टर की रिपोर्ट चिंता की है। शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए हैं। अब कम तेल घी खाना होगा। ये तो गंभीर बात है मम्मी। हमें तुरंत खाने का ख्याल रखना होगा। अरे, मैंने तो पहले ही कहा था ना मम्मी जी, संध्या बहुत ज्यादा मक्खन डालती है खाने में। अब देखिए क्या हाल हो गया है। मैं तो हमेशा कहती रहती थी। मम्मी जी, मैं तो आपके कहे अनुसार ही बनाती थी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब सुनकर कविता के मन में बड़ा द्वंद हुआ। उसे लगने लगा था कि उसे सच्चाई बताना ही पड़ेगा। भगवान, मैं क्या करूं? अगर मैं गलत हूँ तो? लेकिन संध्या भाभी को इतना दुख हो रहा है और मम्मी जी की सेहत भी खराब हो रही है। उसी रात फिर से कविता को प्यास लगी और वो उठकर पानी पीने गई। इस बार उसने सोच लिया था कि अगर प्रीति भाभी फिर से यही काम करती दिखी तो वो सबको बताएगी। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगर फिर से देखूंगी तो सबको बताना ही पड़ेगा। वो चुपके से रसोई की तरफ गई और देखा कि प्रीति भाभी फिर से वही काम कर रही थी। इस बार उसने हिम्मत कर ली। भाभी, आपने ये क्या किया? मैंने अपनी आंखों से देखा आपको रात में खाने में घी मिलाते हुए। कविता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो बस देख रही थी कि खाना ठीक से रखा है कि नहीं। नहीं भाभी, झूठ मत बोलिए। मैंने कल रात भी देखा था आपको यही करते हुए। आप संध्या भाभी के साथ ये क्यों कर रही है? वो कितनी परेशान है। प्रीति समझ गई कि अब सच छुपाना मुश्किल है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। हाँ, मैंने किया है। 7 साल से मैं इस घर की बहू हूँ। फिर अचानक संध्या आई और लगा जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं रही। मैं सिर्फ अपनी जगह वापस चाहती थी। अगली सुबह कविता ने पूरे घर को हॉल में इकट्ठा किया और सच्चाई बताने का फैसला किया। मम्मी जी, मुझे आप सबको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। जो मैंने कल रात देखा उससे मैं बहुत परेशान हूँ। प्रीति भाभी रात में छुपकर संध्या भाभी के बनाए खाने में अतिरिक्त घी मिला रही थी। क्या कह रही हो कविता? ये कैसे हो सकता है? प्रीति, ये सच है? हे भगवान, ये क्या सुन रही हूँ मैं? प्रीति बिटिया, तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, मैंने किया है। 7 साल से मैं इस घर की बहू हूँ। फिर अचानक संध्या आई और लगा जैसे मेरी अहमियत ही नहीं रही। मैं सिर्फ अपनी जगह वापस चाहती थी। हे भगवान, मैंने कितना गलत किया मेरी बच्ची संध्या के साथ। सच्चाई सामने आने के बाद पूरे परिवार में एक गहरा मौन छा गया। फिर धीरे धीरे सभी अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। संध्या बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे आप पर शक किया। संध्या, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत गलत थी। मुझे लगा था कि मेरी जगह कम हो गई है। भाभी, मैं समझ गई हूँ आपके मन में कितना डर था। घर में सबके लिए जगह है। अब मैं समझ गई हूँ कि सच्चा स्वाद प्यार में है, मक्खन में नहीं। आप दोनों मेरी अच्छी बहुएं हैं। पूरा परिवार खुशी से एक दूसरे को गले लगाता है। घर में फिर से प्यार और खुशी का माहौल वापस आ गया। भगवान का शुक्र है कि सच सामने आ गया। अब हमारा घर फिर से खुशियों से भर जाएगा। कहानी खत्म होती है एक खुशी के माहौल के साथ, जहाँ सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं और हंसी मुस्कुरा रहे हैं। अब घर में फिर से वही पुराना प्यार और एकता का माहौल है। हे भगवान, हर रोज इतनी सुबह सुबह उठना पड़ता है। सारी जिंदगी तो इसमें बीत गई। एक ये सुहानी मैंने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है, लेकिन ये नहीं होता कि माँ की मदद कर दे। क्या है यार, क्यों सुबह सुबह बड़बड़ कर रही हो? हाँ, तुम्हें तो बड़बड़ ही नजर आएगी।
यहाँ बुढ़ापे में मेरा चैन छिन गया है। आज भी सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ता है। अगर इतनी ही परेशानी हो रही है तो अपने बेटों की शादी क्यों नहीं कर देती? वैसे भी दोनों की उम्र हो गई है शादी की। अब तो दोनों लाट साहब की नौकरी भी लग गई है। वाह, तुम्हारी नींद खराब करने का फायदा तो हुआ। सुबह सुबह क्या आइडिया दिया है तुमने। चलो जाओ बाबा, अब जाके अपना काम करो और मुझे सोने दो थोड़ी देर और। रोशनी अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन फिर भी उसे सारा काम करना पड़ता था। सुबह जल्दी उठकर सभी के लिए हर तरह का नाश्ता बनाना और घर के सारे वो काम भी करती, लेकिन उसकी बेटी सुहानी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। आज के दिन की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही होती है। रोशनी किचन में होती है। मैं तो अब सच में खाना बना बना के थक गई हूँ। सुबह सुबह इतना कुछ बनाना पड़ता है। आज मैं अमित सुमित से उनकी शादी की बात करूँगी। वैसे ही बुआ जी तो कुछ दिन पहले ही दोनों के लिए रिश्ता लेकर आई थी। माँ, कहाँ रह गई हो? माँ, भूख लगी है, खाना ला दो प्लीज। एक तो तू उठ के कोई काम करती नहीं, फिर तुझे वक्त पे सारा काम भी चाहिए। थोड़ी तो शर्म कर ले बेटा। मुझसे नहीं होता सुबह उठ के ये सब काम वाम। और वैसे भी माँ, शादी के बाद तो सारी जिंदगी मुझे काम ही करना है। माँ, जब तक मैं अपने माँ बाप के घर हूँ, जब तक तो मुझे चैन से जी लेने दो। सुहानी, माँ सही तो कह रही है। अगर घर का काम थोड़ा खुद कर लोगी तो उसमें क्या चला जाएगा। अब तो माँ की उम्र हो गई है, माँ से नहीं होता तो मदद कर दिया करो। वो मैं ये कह रही थी कि ये कभी नहीं सुधर सकती है। मैं तो सोच रही थी कि तुम दोनों की शादी कर देते हैं। घर में दो दो बहुएं होंगी तो काम आसानी से होगा। अभी तो नौकरी लगी है, अभी से शादी की बातें क्यों करती हो माँ? माँ सही कह रही है। और कहते हैं ना, वक्त पर चीजों का हो जाना अच्छा रहता है। तो क्या दिक्कत है? माँ, तुम शादी के लिए बात करो। कुछ वक्त पहले ही तुम्हारी बुआ जी ने 2 लड़कियों का रिश्ता बताया था। मैं आज उनसे बात करती हूँ। अच्छा ठीक है माँ, जैसा आप सबको ठीक लगे, जो करना है आप लोग कर लो। अच्छा ठीक है, अब हमें ऑफिस के लिए निकलना चाहिए। सभी के जाने के बाद रोशनी घर का सारा काम करती है और फिर करती है अपने बेटों की शादी के बाद। और अगले ही महीने शादी का मुहूर्त निकल आता है, जिसके बाद सभी शादी की तैयारियों में बिजी हो जाते हैं। कब शादी का दिन आता है पता ही नहीं चलता। अमित और सुमित की शादी धूमधाम से सीता और गीता से हो जाती है। दोनों बहुएं घर आती हैं। तब रोशनी उनसे बात करते हुए कहती है, बहुओं, इस घर में सभी 8 बजे नाश्ता करते हैं और सभी की पसंद अलग अलग है, तो सबकी पसंद का अलग अलग नाश्ता बनाना है। आज तक तो ये जिम्मेदारी मैं संभालती आई थी, लेकिन आज ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपती हूँ। ठीक है माँ जी, सुबह 8 बजे से पहले नाश्ता तैयार करना है। ठीक है। रोशनी इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और आराम से सोती है। अगली सुबह एक बार फिर से अलार्म बजता है। रोशनी बहुत खुश होकर उठती है। आहा, कितना अच्छा लग रहा है अपनी नींद पूरी करके। आज तो दोनों बहुओं ने खाना बना ही लिया होगा। आज तो मुझे सारा काम पहले ही हुआ मिलेगा। हैं? घर में तो कोई उठा ही नहीं है। मैंने रात ही दोनों बहुओं को समझाया था, घर में खाने को तो क्या, पीने को भी नहीं बना है। यहाँ सभी के खाने का टाइम हो रहा है। दोनों को अभी उठाती हूँ। सीता, गीता, और कितना सोओगी? 6 बज गए हैं, नाश्ते का टाइम हो रहा है। कल ही मैंने तुम दोनों को समझाया था ना। क्या हुआ माँ जी? अरे इतनी अच्छी नींद आई हुई थी, क्यों उठा दिया? तुम दोनों अब अपने मायके में नहीं हो, ससुराल में हो। अपनी नींद से जागो और जाकर तैयार होकर आओ, नाश्ते में लेट हो रहा है। सीता गीता अपने कमरे में जाती हैं और फिर तैयार होकर आती हैं, वो भी अपनी सास के पास। दोनों जाकर अभी सभी के लिए खाना बनाओ। और खाने में सुहानी पोहा खाती है, अमित आलू के पराठे और सुमित सैंडविच खाता है। तुम्हारे पापा जी और मैं इडली सांभर खाते हैं। हैं? क्या इतना सारा खाना, वो भी सिर्फ ब्रेकफास्ट में? ये सब अभी बनेगा तो लंच में क्या बनेगा? लंच में सभी सिंपल सब्जी रोटी खाते हैं। अरे इतना सारा खाना बनाना पड़ेगा क्या? मुझे तो चाय बनाने में भी आलस आता है। अब दोनों मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ जाकर खाना बनाओ। वो माँ जी, मैं क्या कह रही थी, अगर ननद जी भी हमारी थोड़ी सी मदद कर देती तो अच्छा रहता ना। वो क्या है ना कि खाना थोड़ा जल्दी बन जाएगा। वो नहीं करेगी कोई भी काम, वो तो उठेगी भी नहीं, तो उससे तो उम्मीद छोड़ ही दो तुम दोनों।
दोनों बहुएं किचन में जाती हैं, धीरे धीरे सारा काम करती हैं, लेकिन दोनों का ही ये काम का चींटी की चाल जैसा होता। अब इतनी सुबह उठकर भला कौन इतना सारा खाना बना सकता है। दोनों के पसीने छूटने लगते हैं। सभी उठकर नहा धोकर खाने के लिए आ जाते हैं। दोनों बहुएं खाना लगाती हैं और सभी खाना खाते हैं। आज तो मजा आ गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। खुद तो कभी कुछ करना होता नहीं है, बस दूसरों के हाथ का खाती रह। हमने ही तुझे बिगाड़ दिया है। पापा देखो ना, माँ क्या कह रही है मुझे। अब मैं क्या ही कहूँ बेटा, वैसे तेरी माँ भी तो सही कह रही है। तू अब कोई छोटी बच्ची तो रही नहीं जो तुझे सारा का सारा काम कराया हुआ मिल जाए। और अब वैसे भी तेरे को घर के काम सीखने चाहिए। कल को शादी होगी तो क्या करेगी अपने ससुराल में। अब तो ये रोज का होने लगा था। सीता गीता दोनों उठकर सभी के लिए खाना बनाती। दोनों की हालत खराब रहती, लेकिन सुहानी अपना वही देर से उठकर सीधा खाने के टेबल पर आती, किसी काम को हाथ न लगाती। एक दिन की बात है, शाम को सभी साथ में बैठे होते हैं और दोनों बहुएं अपनी सास से बात करती हैं। माँ जी बहुत हो गया, हम तो सारा दिन काम करते रहते हैं और सुहानी आराम करती रहती है। हम सुबह जल्दी उठकर सारा काम करते हैं और रात तक करते हैं, और सुहानी है कि सारा दिन पड़े पड़े फोन ही चलाती रहती है। हाँ, और अब हम दोनों ने ये फैसला लिया है कि सुबह का खाना तो ननद ही बनाएगी। अरे अरे, मुझसे बिना पूछे ऐसा कैसे फैसला ले लिया आप लोगों ने। भाभी, मैं नहीं बनाने वाली कोई खाना वाना, जिसे बनाना है वो बनाओ। सुहानी, तेरी हमने बहुत सुन ली है। पहले सारा काम मैं किया करती थी और अब मेरी बहुएं करती हैं। एक तू है जो सारा दिन बैठे बैठे बस फोन चलाती रहती है। ये बात तो सही नहीं है ना। हाँ बेटा, अब सुबह का खाना तुम बना लिया करना और बहुएं घर का काम कर लेंगी। ऐसे में किसी को कोई परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है ना, जब सबने फैसला ले ही लिया है तो मैं क्या ही बोलूं। लेकिन कोई भी ना मेरे खाने का मजाक नहीं बनाएगा, सुन लो ध्यान से। पहले ही कह दे रही हूँ मैं। और भाई, आप दोनों तो ना इस बात को गांठ बांध के सुन लो। अगर कुछ बोल दिया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम तो मजाक नहीं बनाएंगे, लेकिन तुम खाना बनाना फिर से भिंडी में पानी डालकर उसका सूप मत बना देना। बस इसी वजह से ना मैं खाना नहीं बनाती कभी भी। अच्छा ठीक है, कोई तुम्हारा मजाक नहीं बनाएगा, लेकिन तुम खाना बनाओ। अगली सुबह सुहानी का अलार्म बजता है, जिसे वो बंद करके किचन की तरफ जाती है। उसे बहुत नींद आ रही थी, बार बार वो उबासियां ले रही थी। हाँ, कैसा दिन आ गया। पहले तो मैं महारानी की तरह उठ के खाना खाती थी, और अब ऐसा दिन आ गया कि नौकरानी की तरह सुबह उठो, नाश्ता बनाओ सभी के लिए। हाँ, खैर कोई नहीं, सभी के लिए खाना बना लेती हूँ, वरना फिर सबको मौका मिल जाएगा मुझे ताने देने का। सुहानी सभी के लिए खाना बनाकर तैयार करती है और सभी टाइम से आते हैं खाने के लिए। तरह तरह का खाना देखकर सभी सुहानी की तारीफ भी करते हैं। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ, ये पराठे के साथ तुम कौन सा नक्शा बनाना सीख रही थी? देखो तो जरा। भाई, मैंने आपको पहले ही कहा था ना कि आप मजाक नहीं बनाएंगे। अब मैंने खाना बनाया ना जो, वो चुपचाप से खाइए। ठीक है ठीक है, वैसे मैं तो बस मजाक कर रहा था, खाना तो अच्छा बना है। चलो सही है, कम से कम सुहानी ने सब कुछ अच्छा बनाया है, तो अब तो फिर ठीक है। सुबह का नाश्ता हर रोज ननद ही बनाएगी। सब इस बात से खुश थे कि सुहानी नाश्ता बनाती है। सुहानी, उसकी तो हर रोज सुबह उठने में हालत ही खराब हो रही थी। अभी तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे सर्दी आ रही थी वैसे वैसे तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। अब वही वाला सर्दियों में किसको जल्दी उठना पसंद होता है। माँ, अभी तक तो सब ठीक था, लेकिन अब सर्दियों में भला कौन इतनी जल्दी उठेगा। मेरी तो नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हो पाती। और देखो ना माँ, मेरे आंखों के नीचे कैसे डार्क सर्कल आ गए, नींद भी पूरी नहीं हो पाती। अब तुझे पता चला, मैं जब तुझे कहा करती थी कि सर्दी में मेरे उठने का मन नहीं करता है, तो तू मेरी बात नहीं सुनती थी। अरे माँ, तुम माँ हो या दुश्मन हो, हर बात पे ताने देती रहती हो। भला ऐसा कोई करता है क्या? ठीक है, नहीं कह रही कुछ। कल सुबह के खाने में ना सांबर बड़ा और बड़ा पाव खाएंगे। हाँ, बहुत दिन हो गए हैं। वैसे तो हमने ननद के हाथ का सारा ही खाना खा लिया है, तो अब देखते हैं कि वो ये खाना कैसा बनाती है। अगले दिन सुबह उठकर सुहानी किचन में जाती है। बेचारी सुबह इतनी जल्दी उठती है कि ना तो थकान ही कम हो पाती और ना ही उसकी नींद पूरी हो पाती। आज तो उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वो किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारियां करती है, बर्तन उठाती है, लेकिन चक्कर खाकर गिर जाती है और हाथ से बर्तन गिरते हैं धड़ाम से। सुहानी मेरी बच्ची, क्या हुआ मेरी बेटी को? कोई डॉक्टर बुलाओ। रुको, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ।
अमित सुमित अपनी बहन को उठाकर उसे कमरे में लिटाते हैं। डॉक्टर आकर सुहानी को दवाई देता है और उसे होश आ जाता है। बेटा तुझे क्या हो गया था? तेरी हालत अगर इतनी खराब थी तो तुझे बताना चाहिए था ना। हर रोज इतनी जल्दी उठना पड़ता है, लेकिन किसी को भी ना मेरी हालत नजर नहीं आती। ननद जी आपको बताना चाहिए था ना, अगर ऐसी हालत थी तो। क्या ही बताती मैं। वैसे भी आप दोनों ने तो रट लगा रखी थी कि सुबह का नाश्ता तो ननद बनाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं बनाएगी, नौकरानी जो पाल रखी है आप लोगों ने। लेकिन बेटा, जब तेरी तबीयत सही नहीं थी तो तुझे बताना चाहिए था ना। अरे पापा, आप तो रहने दीजिए। आपको कोई भी बात बताओ ना तो उसका कोई फायदा नहीं होता। आपको कुछ भी बोलो तो आप कहते हो बहाने मार रही है। बेटा हम सभी को माफ कर दे, हम सभी इतने मतलबी हो गए थे कि सारा काम तुझ पे ही डाल दिया। सुहानी की हालत खराब देखकर सभी को अपनी गलती का एहसास होता है और सभी ये फैसला लेते हैं कि वो मिल बांट कर घर का काम करेंगे, फिर चाहे घर का काम हो या फिर खाना बनाना हो। और उसके बाद ऐसा ही होता है, सभी लोग मिलकर काम करते हैं, जिससे कि कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होती। जल्दी से बस रूही की पढ़ाई खत्म हो जाए, एक छोटी मोटी सी नौकरी करने लगे तो हम अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी कर दें। धीरज भी अभी छोटा है, उसकी भी पढ़ाई का खर्चा उठाना है ना। भाभी क्या सोचने लगी हो, खाना खाओ ना। कुछ नहीं रूही, बस ये सोच रही थी कि तेरी शादी कर दूं जल्दी से, अगर तुझे कोई नौकरी मिल जाए तो। अरे वाह वाह वाह, बुआ की शादी होगी। अरे मैं तो बहुत सारी मिठाई खाऊंगा और बहुत मजे करूंगा। अरे हाँ बेटा, तेरी बुआ की शादी में ना तू बहुत सारी मिठाइयाँ खाइयो, लेकिन इससे पहले तेरी बुआ की पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद ना अच्छा सा लड़का देखकर रिश्ता तय कर देंगे। माँ अभी तो पढ़ाई पूरी हो जाने दो, और आपको अभी से मेरी शादी की चिंता क्यों हो रही है? अभी क्या मेरी शादी की कोई उम्र है? और तू क्या इतने मजे ले रहा है? अभी नहीं जाने वाली मैं चली गई तो तेरी पढ़ाई कौन करवाएगा? अरे बुआ, आपको ना हमेशा पढ़ाई दिखती है क्या? अरे बेटा तेरी शादी हो जाएगी ना तो मेरी सारी जिम्मेदारियाँ खत्म हो जाएंगी। अरे अब रजनी बेचारी कब तक सब कुछ संभालेगी? अरे जब से रमेश की मौत हुई है ना, तब से बेचारी घर का सारा खर्चा उठाती है और इतनी मेहनत करती है। माँ चलो अब मुझे इमोशनल मत करो। माँ जी आप चिंता मत करो, अपने वक्त पे सारी चीजें हो जाएंगी। अरे चिंता कैसे ना करूँ बहू, तू दिन रात मेहनत करती है, तुझे देखकर ना मुझे बहुत रोना आता है। आप ऐसी बातें मत कीजिए, ये सब करना मेरा तो फर्ज है। रजनी के पति का देहांत करीब 2 साल पहले हो गया था। रजनी अपनी सास ननंद रूही और अपने बेटे धीरज को मेहनत मजदूरी करके पाल रही थी। जैसे तैसे वो रजनी और धीरज की फीस भरती, लेकिन आज तो रजनी को ज्यादा ही परेशान थी, क्योंकि उसके मालिक कल से काम पर आने के लिए उसको मना कर चुके थे। अब तो उसकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। घर पर जाकर वो क्या कहेगी? अब मैं क्या करूं? अब तो मालकिन ने भी काम पर आने से मना कर दिया है, और अभी तो रूही का कॉलेज पूरा भी नहीं हुआ है, और धीरज की स्कूल फीस भी देनी है। माँ जी से क्या कहूँगी? हे भगवान कोई रास्ता दिखाओ। रजनी सब कुछ सोचती हुई घर जा रही थी कि रास्ते में भाभी आप यहाँ इतनी जल्दी कैसे आना हुआ आज? अरे तू आ गई कॉलेज से? मैं भी आ गई हूँ, आज काम कम था। अच्छा चलो साथ में घर चलते हैं। हाँ अब ये बता कि आज का दिन कैसा रहा तेरा कॉलेज में? वो भाभी, आज मैम कह रही थी कि फीस जमा करवा दो, ये लास्ट साल है, अगर 1 महीने में फीस नहीं भरी तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। हे राम, अब मैं क्या करूँ? यहाँ मेरा काम छूट गया है, वहाँ रूही की फीस देनी है, कोई तो रास्ता दिखाओ भगवान। भाभी चलो वहाँ जाकर डोसा खाते हैं, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। आपको भी भूख लगी होगी ना? हाँ भूख तो लगी है। एक डोसा कितने का है? 50 रुपए का है। 2 डोसा बना दो। अब डोसा वाला डोसा बना रहा था और रजनी पैसों का हिसाब देख रही होती है। डोसे वाले को देखकर रजनी सोचती है, डोसा बनाने में कितना कम सामान लगता है और इससे सभी लोग बड़े चाव से खाते हैं। एक डोसे के पैसे भी ठीक ठाक मिल ही जाते हैं। मैं भी इसे बनाना सीख लेती हूँ। मैं भी एक ठेला लगाकर अब यही बेचूंगी, इससे तो अच्छे खासे पैसे भी आ जाएंगे और रूही और धीरज की पढ़ाई का खर्चा भी निकाल लूंगी। भाभी फिर से पता नहीं क्या सोचने लगी हो, खाओ ना, डोसा ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ खा रही हूँ। अब रजनी और रूही वहाँ से डोसा खाकर घर चली जाती हैं। घर जाते ही रजनी सोच रही थी कि वो जमा किए पैसे निकाल लेगी, 2 दिन में वो डोसे का काम शुरू कर देगी। घर आती वो सारे पैसे निकालती है जो उसने जमा किए होते हैं। उन पैसों से वो सामान खरीद कर जैसे तैसे लाती है, लेकिन फिर वो वहीं बाजार में जाकर ठेला लगाकर बैठ जाती है। लेकिन वहाँ तो पहले से ही कई सारी बड़ी बड़ी दुकानें थी, जो भी लोग आते वो सीधा उन्हीं दुकानों में जाकर खाते। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान,
सुबह से एक भी डोसा नहीं बिका है। अब मैं क्या करूं? आज तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। घर का खर्चा कैसे चलेगा? रजनी सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम अमित होता है। उसे बहुत जोरों की भूख लगती है और वो रजनी से कहता है, आंटी जल्दी से एक डोसा लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। इन बड़ी दुकानों पे तो बहुत ज्यादा भीड़ है, कहीं जगह ही नहीं है खड़े होने की, खाने की। आप डोसा खिला दीजिए। हाँ हाँ बेटा, बस अभी बना देती हूँ, तुम बैठो। अमित को देखकर रजनी खुश हो जाती है क्योंकि अमित उसका पहला ग्राहक था जो उसे डोसा खरीद रहा था। अब रजनी अमित को डोसा बना कर देती है। अमित वो डोसा खाता है, उसे डोसा बहुत पसंद आता है। वो रजनी को एक और डोसा बनाने के लिए कहता है और रजनी की तारीफ करते हुए कहता है, आपके हाथ में जादू है, मैंने आज से पहले इतना अच्छा डोसा खाया ही नहीं। आप मुझे 2 डोसे और पैक कर दीजिए, मैं अपनी माँ को भी खिलाऊंगा। शुक्रिया, मैं अभी आपके लिए डोसा बना देती हूँ। इतना कहकर रजनी अब अमित को 2 डोसे पैक करके दे देती है। उसके बाद वो 4 डोसे के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अपनी पहली कमाई के बाद रजनी बहुत खुश होती है। चलो, कम से कम पहली कमाई तो हुई। रजनी पैसे गिन रही होती है कि तभी लोग और भी वहाँ पर आ जाते हैं और डोसा लेने लगते हैं। रजनी के पास अब भीड़ लगना शुरू हो जाती है। पहले दिन उसकी अच्छी कमाई हो जाती है और वो बहुत खुश होती है। अब हर रोज रजनी डोसे की दुकान को बहुत अच्छे से चला रही होती है। रजनी का डोसा भी लोगों को पसंद आ रहा था, इसलिए सभी उसका डोसा भी खा रहे थे। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में ग्राहकों ने जाना कम कर दिया। अब गिने चुने लोग ही वहाँ पर जा रहे थे। ये देख सामने की बड़ी दुकानों के मालिक मिलते हैं और उनमें से एक आदमी राजू कहता है, अरे भैया, इस पता नहीं इस डोसे वाले ने क्या काला जादू कर दिया ग्राहकों पर, कोई हमारे पास आता ही नहीं है। अरे बात तो तुम्हारी सही है भैया, पर अब करे क्या? अरे क्या करोगे, इसका ठेला तोड़ो और फेंको यहाँ से और भगाओ इसे। अब तो लगता है हमको ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे धंधे को चौपट कर देगी। कुछ लोगों को हम बुलाते हैं और इस भिखारन का डोसे का ठेला यहाँ तो तोड़वा के फिकवा देते हैं, फिर देखते हैं कैसे हमारे ग्राहकों को अपने पास बुलाती है। अब रेस्टोरेंट के मालिकों ने मिलकर ये प्लान बनाया कि रजनी के डोसा का ठेला वहाँ से हटवा दिया जाए। अब वो लोग कुछ गुंडों को भेजकर रजनी के ठेले को तोड़ देते हैं और सामान यहाँ वहाँ फेंक देते हैं और रजनी कहती है, हे भगवान, मुझ गरीब की जिंदगी का यही एक सहारा था और ये भी तुम लोगों ने मुझसे छीन लिया। मैं अब कैसे अपने घर का खर्चा उठाऊंगी? मुझे मेरी नंद की शादी करनी है, मेरा बेटा भी छोटा है, उसकी पढ़ाई करानी है। हमें क्या पता, हमने ठेका लिया क्या तेरे परिवार का? थोड़ा तो लिहाज किया होता। अरे जाओ जाओ, तुम्हारा यही इलाज होना था। तुम्हारी वजह से हमारा धंधा चौपट हो गया था ना, अब क्या करोगी तुम? और एक बात बताओ, तब तो तुमने हमारे बारे में नहीं सोचा था। जब तुम्हारे कारण हमारा धंधा चौपट हुआ था तो हम तुम्हारे बारे में क्यों सोचे? चलो भागो यहाँ से। ये सारा ड्रामा चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर अमित आता है। रजनी को रोता हुआ देखकर उससे कहता है, अरे आप यहाँ क्यों बैठी हैं? और ये सब किसने किया? रजनी अमित को सब कुछ बताती है। अमित रजनी से कहता है, आप परेशान मत हो, मैं आपको एक होटल में जॉब दिलवाता हूँ। दरअसल एक मेरा दोस्त है जिसे अपने होटल में एक अच्छे शेफ की जरूरत है, तो आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ चलिए। तुम मुझ गरीब डोसे वाले के लिए कितना कर रहे हो, इतना तो कोई अपना भी नहीं करता। तुम्हारे लिए मैं जरूर डोसा बनाऊंगी। इतना कहकर पहले रजनी अपना सारा सामान वहाँ से उठाती है। उसके बाद अमित को अपने घर लेकर जाती है। घर पर रजनी को देखकर सभी हैरान रहते हैं कि वो घर जल्दी कैसे आ गई। जैसे ही वो आती है तो रूही देखती है, उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। तुम यहाँ कैसे? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? भाभी, दरअसल वो हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। कॉलेज में हम साथ पढ़ते थे और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये तुम्हारी भाभी है? तुमने पहले कभी इस बारे में बात नहीं की? ओह अच्छा, इसीलिए तू मना कर रही थी शादी के लिए। अगर ऐसा कुछ था तो पहले ही बता देती। वो भाभी, हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे, तो मैंने यही सोचा कि पहले एक बार पढ़ाई करके अच्छी सी नौकरी पर लग जाऊं, तो आप सभी को अमित के बारे में बताऊं। ये सुनकर पहले तो रजनी हैरान होती है कि अमित एक अच्छा लड़का है, तो वो खुश हो जाती है। उसकी बातें सुनकर अमित कहता है, भाभी, माँ जी, मैं रूही से बहुत प्यार करता हूँ और मैं शादी तो उसी से करूँगा और किसी से नहीं, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है अमित बेटा, क्या तुम्हारी माँ मेरी बेटी को अपनाएंगी? अरे जिसके पिता और भाई गुजर गए हों, जिसकी भाभी डोसा बेचकर घर चलाती हो, क्या बेटा तुम्हारे घर वालों को इन सब चीजों से दिक्कत नहीं होगी? आंटी जी, मैंने माँ को रूही के बारे में सब कुछ बता रखा है, वो तो खुद मिलना चाहती हैं। और रही बात डोसे की, तो मेरी माँ तो आपके डोसे की बहुत बड़ी फैन है, उन्हीं के लिए तो मैं डोसा घर ले आया करता था।
अच्छा, ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारी माँ को मेरे हाथ का डोसा अच्छा लगता है। जी हाँ, और अब से और रोज उनके लिए और हम सब के लिए आप रोज डोसा बनाएंगी, और वो भी मेरे दोस्त के होटल में। अब अगले दिन अमित रजनी और अपने दोस्तों के साथ उसे होटल में लेकर जाता है, जहाँ पर वो डोसा बनाती है और उसका बनाया हुआ डोसा सभी को पसंद आता है। सभी लोग उसके बनाए डोसे की बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर रजनी को बहुत अच्छा लगता है और रजनी अपने मन में कहती है, बस अब मुझे अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करना है ताकि अमित जी का जो भरोसा है मुझ पे से टूटे ना, और रूही को भी शादी के बाद कोई परेशानी ना हो। अब रजनी कुछ महीने तक ऐसे ही मन लगाकर काम करती है और डोसा बनाती है। डोसे की डिमांड भी बढ़ जाती है। देखते ही देखते अमित के दोस्त का होटल रजनी के डोसे की वजह से आसमान छूने लगता है। 1 साल बाद अमित रजनी भाभी के नाम से एक होटल खोलता है और उसकी मेहनत से उसे वो होटल दे देता है। ये देखकर रजनी कहती है, ये सब तुम्हारी मेहरबानी है जो आज मैं यहाँ पर आई हूँ। तुम ना होते तो आज पता नहीं मैं कहाँ मजदूरी कर रही होती। नहीं भाभी, ये सब तो आपकी मेहनत है, मैं तो कुछ भी नहीं किया। माँ जी, इन सब में आपका भी हाथ है। आपने जो इतना भरोसा मुझ पे दिखाया। पति के गुजर जाने के बाद सास तो बहू का जीना हराम कर देती है, लेकिन आपने कभी मुझ पे कोई रोक टोक नहीं करी है और मुझ में और रूही में कोई फर्क नहीं किया। अरे मैं फर्क कैसे करती बेटा, मेरी बहू मेहनत ही इतना करती है, मुझे कभी किसी चीज की कमी ही नहीं होने देती, तो मैं फर्क कैसे करूं? भगवान ऐसी बहू ना सबको दे। अब दोनों ही इमोशनल कर रही हो फिर से। अब आप लोगों का हो गया हो तो हम दोनों की शादी की बात भी करो। देखो तो माँ जी, इसे कितनी जल्दी है माँ का घर छोड़ के जाने की। अरे हाँ हाँ देख रही हूँ। बहू के डोसे खाने के बाद शांता अपनी बेटी रूही की शादी के लिए अमित के परिवार वालों से बात करती है और जल्दी दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद रूही अमित के साथ बहुत खुश रहती है और डोसा बेचने वाली बहू के भी अपने बेटे और अपने सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।